नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है व्हेन इट कम्स टू सेलिंग कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स में हमारे ट्रक्स, बसेस, ये सारे व्हीकल्स आ जाते हैं। तो ये कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल सबसे ज़्यादा बेचती है इंडिया के अंदर। 43% मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ओवरऑल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम ये समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, कंपनी रेवेन्यू कहाँ से कमा रही है, कंपनी के पास ब्रांड्स कौन कौन से हैं, फिर हम फाइनेंशियल्स के ऊपर नज़र डालेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है। क्योंकि दोस्तों, शेयर होल्डर्स का पैसा तभी बनता है जब कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो। उसके बाद हम लोग रिस्क फैक्टर्स की तरफ नज़र डालेंगे, फिर वैल्यूएशन को देखेंगे और लास्ट में मैं आपको अपना ओपिनियन दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि अभी फंडामेंटली क्या इस स्टॉक में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये पूरी बातें हम करने वाले हैं टाटा मोटर्स के ऊपर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बिजनेस मॉडल के बारे में। अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल समझना बहुत ईजी है। हम सभी को पता है कि जो टाटा मोटर्स है वो 4 व्हीलर व्हीकल सेल आउट करती है, लेकिन 4 व्हीलर व्हीकल्स भी दो टाइप के होता है। पहला जो व्हीकल होता है दोस्तों, वो होता है पैसेंजर व्हीकल। अब पैसेंजर व्हीकल्स में हमारी नॉर्मल 4 व्हीलर कार्स आ गई, जैसे कि सफारी, सेंट्रो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी जो भी कार्स हैं ये पैसेंजर व्हीकल में आ जाती हैं। अब इसके अलावा दूसरी कैटेगरी होती है जो होती है कमर्शियल व्हीकल्स। कमर्शियल व्हीकल्स में हमारे बस, ट्रक्स और जो भी क्रेन वगैरह चलती हैं, ये सारे जो भी व्हीकल्स हैं जिनका यूज़ कमर्शियली किया जाता है, वो जो व्हीकल्स होते हैं वो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं। और इंडिया में जो है कमर्शियल व्हीकल में टाटा मोटर्स टॉप पे है। 43% मार्केट शेयर है, आपको मैं बता चुका हूँ ये वाली बात। इसके बाद अशोक लेलैंड और बाकी सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, लेकिन टाटा मोटर्स के पास काफ़ी तगड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है क्योंकि इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑल ओवर इंडिया बहुत ही बढ़िया है। अब दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी कैटेगरी की, तो दूसरी कैटेगरी है पैसेंजर व्हीकल्स। अब पैसेंजर व्हीकल्स में हम सभी को पता है टाटा मोटर्स के पास नेक्सॉन, सफारी और ऐसी जो भी 4 व्हीलर कार्स हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं, जो कि टाटा मोटर्स टाटा ब्रांड के अंदर बेचती है। लेकिन दोस्तों, पैसेंजर व्हीकल्स जो है टाटा मोटर्स और भी दूसरे ब्रांड्स के थ्रू बेचती है। आप सभी को ये बात पता होगी कि टाटा मोटर्स जैगवार एंड लैंड रोवर, ये दोनों ब्रांड्स को भी ओन करती है और इसके थ्रू भी ये लोग अपनी कार्स बेचते हैं। हम सभी को ये बात पता होगी कि 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को अक्वायर किया था, फोर्ड से ख़रीदा था और तब से JLR जो है टाटा मोटर्स ही मैनेज कर रहा है। अब हम सभी को ये बात पता है कि जो जैगवार एंड लैंड रोवर है, ये दोनों ब्रांड्स की जो सेल है वो इंटरनेशनली होती है। मतलब इंडिया में तो लोग जैगवार एंड लैंड रोवर जैसी कार्स को ज़्यादा खरीदते नहीं हैं, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कार बिल्कुल नॉर्मली बिकती है। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जो जैगवार एंड लैंड रोवर है वहाँ से टाटा मोटर्स कंपनी की 80% सेल्स आती है दोस्तों। तो जैगवार एंड लैंड रोवर के प्रॉफिट एंड लॉसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है टाटा मोटर्स, क्योंकि मोस्टली जो रेवेन्यू आता है वो जैगवार एंड लैंड रोवर इन दोनों कंपनी से ही आता है। और इसी वजह से दोस्तों, अगर हम इनके लोकेशन वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप को देखें तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं किसी भी एक कंट्री से 20% से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है। जो मोस्टली कार्स बिकती हैं टाटा मोटर्स की जैगवार एंड लैंड रोवर ब्रांड के थ्रू, वो बिकती है नॉर्थ अमेरिका में, 20% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। फिर इंडिया में 17.8% रेवेन्यू आ रहा है। फिर चाइना, फिर यूके, फिर यूरोप, ऐसी जो भी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे भी ये लोग अपनी कार्स बेचते हैं। और इन देशों के अलावा भी जो पूरी दुनिया है वहाँ पे ये अपनी कार्स बेच रहे हैं। तो एक मल्टीनेशनल ब्रांड है टाटा मोटर्स। और दोस्तों, ये चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा पसंद इसलिए आई क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेशंस डाइवर्सिफाइड करके रखे हैं। मतलब ये इंडिया, यूरोप, ऐसी किसी भी एक कंट्री में डिपेंडेंट नहीं है। इनके जो रेवेन्यूज़ हैं वो बहुत डाइवर्सिफाइड हैं। तो कल के दिन अगर किसी एक देश में कुछ हो गया तो ये लोग अपनी जो सेल्स है वो दूसरे देश में कंटिन्यू कर सकते हैं, जो बात मुझे अच्छी लगी। अब ये बात तो हो गई बिजनेस मॉडल की। अब अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो FY 2021 था, वहाँ पे कंपनी के जो रेवेन्यूज़ हैं वो 2,54,000 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा हैं। और जो कंपनी है उसने लॉस किया है FY 2021 में
अगर हम इस कंपनी के पिछले 3 साल के इनकम स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी 3 साल से लॉसेस कर रही है लगातार। और यहाँ पे कंपनी 3 सालों से लगातार लॉस इसलिए कर रही है क्योंकि जैगुआर एंड लैंड रोवर, ये जो दोनों कंपनीज हैं ना, ये पहले डीजल कार्स बनाया करती थी। और जो फॉरेन मार्केट्स हैं दोस्तों, वहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। और जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं ना, वहाँ पे स्पेशली यूरोप और यूके, इन कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि लोग पेट्रोल और डीजल्स की कार खरीद ही नहीं रहे। इसी वजह से JLR जो है वो काफ़ी लॉसेस में चल रही थी पिछले 2-3 सालों से। और जो इसका इम्पैक्ट है वो हमें टाटा मोटर्स पे देखने को मिला। यहाँ पे कंपनी लॉसेस में आ गई और इसी वजह से जो है इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इतने ज़्यादा बेकार दिख रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये बात तो हो गई प्रेजेंट सिचुएशन की, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स होते हैं वो फ्यूचर ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमें ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि फ्यूचर में क्या कंपनी लॉसेस करेगी कि प्रॉफिट्स करने वाली है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं इस कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स की, तो दोस्तों सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है वो है इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में एंट्री। अब हम लोगों को पता है कि जो टाटा मोटर्स है उसने इलेक्ट्रिक व्हीकल में लीड लेके रखी है पूरे इंडियन मार्केट के अंदर। मतलब ये टाटा मोटर्स ऐसी पहली कंपनी है जिसने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो वेरिएंट्स हैं वो लॉन्च करे हैं। यहाँ पे जो नेक्सॉन कार आती है टाटा की, जो टिगोर कार आती है टाटा की, इन दोनों कार्स में इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो लॉन्च किए और इनको रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिला। तो जो अभी इंडिया में जितनी भी कार्स बिक रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका जो 63% मार्केट शेयर है वो टाटा मोटर्स के पास है। और दोस्तों यहाँ टाटा मोटर्स के अलावा जो इनके दूसरे ब्रांड्स हैं जैसे कि जैगुआर एंड लैंड रोवर, वहाँ पे भी इन्होंने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो वेरिएंट्स हैं ना उनको लॉन्च कर दिया है। और जो उनका रिस्पांस है वो अभी तक बहुत अच्छा रहा है। जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन कार्स को खरीद रहे हैं। तो अगर हम ग्रोथ देखें ना इस कंपनी में अभी जो रिसेंटली हो रही है वो सारे सेगमेंट्स में हो रही है। यहाँ पे इनके जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक्स, बसेस, वो भी बिक रहे हैं। यहाँ पे जो इनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कार्स हैं वो भी बिक रही हैं। तो यहाँ पे जो फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो ज़्यादा दिख रही हैं, क्योंकि जो जैगुआर एंड लैंड रोवर है वो लोग अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लगेंगे और उनका रिस्पांस अगर इंटरनेशनली मार्केट्स में अच्छा मिला तो ये कंपनी जो है सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट्स कर सकती है फ्यूचर के अंदर। अब दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल की वजह से फ्यूचर ग्रोथ दिख रही है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरी चीज़ों के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे जब कंपनी लॉसेस कर रही थी ना पिछले 3 सालों में, तो यहाँ पे कंपनी ने कॉस्ट कटिंग करने के लिए अपने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट चार्ज प्लस। और यहाँ पे टाटा मोटर्स जो कंपनी है उसने बहुत कॉस्ट कटिंग करने की कोशिश करी जैगुआर एंड लैंड रोवर कंपनी में। और यहाँ पे इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ले ऑफ कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। टाटा ग्रुप्स की जो कंपनीज होती हैं वो कभी भी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ नहीं करती। और यहाँ पे अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर रही है, जो कि एक रेयर चीज़ है, तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी कॉस्ट कटिंग पे बहुत ही अच्छे तरीके से फोकस्ड है। अगर कॉस्ट कटिंग ज़्यादा नहीं कर रही होती तो अपने एम्प्लॉयज़ को हटाती नहीं। तो यहाँ पे टाटा ग्रुप ने अपने 1/3 एम्प्लॉयज़ को हटा दिया है जैगुआर एंड लैंड रोवर वाले बिजनेस में से। तो ये दर्शाता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा सीरियस है अपने बिजनेस को टर्न अराउंड करने में। मतलब अभी कंपनी लॉसेस में चल रही है तो कंपनी बैक टू प्रॉफिट आने में बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है मेरे हिसाब से। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के जो टाटा मोटर्स की ऑर्गेनाइजेशन है एक बहुत ही एजाइल ऑर्गेनाइजेशन बनेगी। मतलब जो भी फ्यूचर में चेंजेस आने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरी चीज़ों से रिलेटेड, वहाँ पे कंपनी बहुत अच्छा करने वाली है। इसके अलावा दोस्तों मुझे टाटा मोटर्स का फ्यूचर इतना ब्राइट इसलिए लगता है क्योंकि इनके पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम इस कंपनी को ध्यान से देखें तो कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स में भी है। कंपनी 5 लाख की कार से लेकर 2 करोड़ तक की कार बेच सकती है, तो कंपनी के पास रेंज काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी कमर्शियल व्हीकल्स में भी है, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा मार्केट है और टाटा मोटर्स यहाँ पे लीड कर रहा है। तो दोस्तों कंपनी के पास डाइवर्सिफिकेशन बहुत अच्छा है। और दोस्तों सारे सेगमेंट्स में जब ग्रोथ होगी, पूरा ऑटोमोबाइल सेक्टर जब उठेगा, तो टाटा मोटर्स को डेफिनेटली काफ़ी फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ से। अब अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर्स की, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर जो मुझे दिख रहा है इस कंपनी के अंदर वो है इस कंपनी की साइक्लिकलिटी। अब जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो हमेशा से ही एक साइक्लिकल सेक्टर रहा है। जब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक स्लो डाउन आता है तो टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, ऐसी जो भी कंपनीज होती हैं ना, उसको इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। जैसे अभी अगर हम इकोनॉमी स्लो डाउन की बात करें तो कोरोना वायरस की वजह से ऑटोमोबाइल कंपनीज की जो सेल है वो एकदम नियर टू ज़ीरो हो गई है दोस्तों। इसी वजह से जो इकोनॉमिक स्लो डाउन वाला टाइम होता है वहाँ पे ऑटोमोबाइल सेक्टर को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे अकॉर्डिंग।
तो ये जो कंपनी की साइक्लिकलिटी है, इसकी वजह से थोड़े से रिस्क फैक्टर आ जाते हैं इस कंपनी में। तो हमें इन्वेस्ट तभी करना है जब ऑटोमोबाइल की साइकिल अप हो। तो यहाँ पे हमें साइक्लिकलिटी का जो फैक्टर है वो अपने दिमाग में रखना चाहिए। और कंपनी में आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि साइक्लिकल सेक्टर है। अगर कल के दिन साइकिल डाउन हो गई तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो एकदम से लॉसेस में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको हमेशा रखना है। अब दोस्तों, जो दूसरा रिस्क फैक्टर मुझे लगता है अभी इस कंपनी के अंदर, वो है इस कंपनी का डेट। अगर हम इस कंपनी के डेट के ऊपर नज़र डालें तो 1,21,000 करोड़ से भी ज़्यादा का डेट है। और अगर हम इस कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप 1,31,000 करोड़ रुपए है। तो यहाँ पे जो कंपनी का डेट है वो काफ़ी ज़्यादा है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन कंपनी के पास जो कैश अभी है रिसेंटली वो भी बहुत अच्छा है। 46,000 करोड़ रुपीज़ का कैश है अभी इस कंपनी के पास, जिससे ये लोग अपना डेट रीपेमेंट बहुत ईजिली कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 1,21,000 करोड़ रुपीज़ का डेट स्टिल काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। अब अगर हम बात करें इसके वैल्यूएशन के बारे में कि भाई किस प्राइस पे ट्रेडिंग हो रही है, तो उसके लिए हम प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी अभी लॉस में है। तो हमें यूज़ करना होगा प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो का, क्योंकि ये एक ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन हमें देगा। क्योंकि ये हमें बताता है कि कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, मतलब जो कंपनी की लैंड है, जो कंपनी की मशीनरी है, उनकी कॉस्टिंग क्या है, ये हमें बताता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स का प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1.76 है, जो कि थंब रूल के हिसाब से थोड़ा सा महंगा है। ऐसा माना जाता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 1 या उसके आसपास होना चाहिए, तभी स्टॉक को थोड़ा सस्ता माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे 1.76 का है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार महंगे वैल्यूएशन पे तो कहीं ट्रेड नहीं हो रहा। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों, अभी जो इस स्टॉक का वैल्यूएशन है वो एकदम रीजनेबली वैल्यूड है, क्योंकि बुक वैल्यू के अंदर जो ब्रांड इमेज है कंपनी की वो नहीं आती। जो जैगवार ब्रांड है, जो लैंड रोवर ब्रांड है, जो टाटा ब्रांड है, इनकी जो ब्रांड इमेज है, जो ब्रांड वैल्यू है, वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इस चीज़ को नहीं बता पाता। इसी वजह से दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि जो टाटा मोटर्स कंपनी है, ये अपने ब्रांड वैल्यू के थ्रू अपने कार्स को बहुत ही ईजिली बेच सकते हैं। और इसी वजह से मुझे अभी ये कंपनी रीजनेबली वैल्यूड लग रही है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स का जो स्टॉक है वो अभी बढ़िया प्राइस पे आपको मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके दिमाग में एक चीज़ ज़रूर होनी चाहिए कि यहाँ पे आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स जो है वो एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 100% से भी ज़्यादा उठ चुका है पिछले 1 सालों में। अभी अगर आप ख़रीदते हैं इस स्टॉक को इस प्राइस लेवल पे, तो मेरे ख्याल से आपको रिटर्न्स तो अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि कंपनी में फ्यूचर ग्रोथ ज़्यादा अच्छी दिख रही है। लेकिन आपको इस कंपनी को होल्ड करना पड़ेगा 3 से 4 सालों के लिए, तभी जाकर आपको कुछ मीनिंगफुल रिटर्न्स मिल पाएंगे इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, ये था आज का एनालिसिस टाटा मोटर्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।